सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायिक नियुक्तियां होती हैं, या अगर हम बात करें जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट होती है, उसको लेके पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया। जब प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया तो प्राइवेट मेंबर का मानना था कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट है उसका एक सिस्टम होना चाहिए, उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आने चाहिए, साथ ही रीजनल जो बेंचेज हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई जानी चाहिए। इसको लेके प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है प्राइवेट जो बिल्स होते हैं या प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल, उसकी क्या प्रोसेस होती है, सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती है उसकी क्या प्रोसेस होती है, और ओवरऑल ये करंट अफेयर न्यूज़ में यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह इस करंट अफेयर्स को जानना, साथ इससे जुड़े हुए स्टैटिक टॉपिक को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही एनालिसिस हम करते हैं। आज 19 फरवरी 2026 है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, द मिंट, जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं और यूपीएससी के लिए खासतौर पर या तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कहे ना कि इंपॉर्टेंट है, उसे हम यहाँ पे स्टैटिक एनालिसिस के साथ डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। न्यायिक नियुक्ति को लेके यहाँ पे बहस है, उसको लेके यहाँ पे बातें होनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। जैसे आर्टिकल 124 लिखते चलिएगा आप लोग। आर्टिकल जो 124 है वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जानी चाहिए। प्रेसिडेंट अपॉइंट करना चाहिए और ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जिनकी एडवाइस कौन देगा? सीजेआई देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका नाम रिकमेंड करते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। वहीं अगर हम देखें तो आर्टिकल 217 क्या कहता है? 217 क्या कहता है? 217 ये कहता है कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब दोनों में अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वन लाइनर क्वेश्चन बना सीधे प्रीलिम्स में या कहीं भी एग्जाम में आ सकता है कि जस्ट जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल आपने देख लिया, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें कौन कौन रिकमेंडेशन देता है? यहाँ पे सीजेआई, इसके अलावा जो उस राज्य के, जिस राज्य में अपॉइंटमेंट हो रही है किसी हाई कोर्ट में जस्टिस की, उसके जो गवर्नर हैं वो, साथ ही रिलेवेंट जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस। जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में अगर किसी का अपॉइंटमेंट होती है तो सीजीआई के साथ साथ मध्य प्रदेश के गवर्नर और हाई कोर्ट जो यहाँ पे है जबलपुर में है मध्य प्रदेश के, तो उसके जो जस्टिस हैं वो तीनों मिलके क्या करते हैं, जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे की जाएगी। ठीक, तो ये चीज़। दूसरा एक और आर्टिकल अपॉइंटमेंट को लेकर चर्चा में रहता है, आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली में होगी, अन्य किसी स्थान पर नहीं होगी, और जब तक राष्ट्रपति ये तय ना कर दें। ठीक है ना, तो ये 130 ये भी बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा। ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो किसके संबंध में है? अपॉइंटमेंट को लेके है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए स्टेटमेंट आ जाते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट कह रहा है कि एक आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। 124 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। हमने यहाँ पर देखा है कि हाँ 124 इसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से की गई थी। द कॉलेजियम सिस्टम वाज एस्टेब्लिश थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कॉलेजियम सिस्टम वर्ड जो आया ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई? आखिर ये वह वर्ड है क्या? अगर हम देखें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? एक कॉलेजियम बनाया जाता है, उस कॉलेजियम के मेंबर जिसकी सिफारिश करते हैं उसको प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है हमारे संविधान में नहीं थी, इससे इवॉल्व किया गया है। अब इवॉल्व करने के लिए अगर हम देखें, फर्स्ट जजेस केस जब आया था 1981 में, उसने फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जजेस केस, तो थर्ड जजेस केस जब आया, थर्ड जज केस के बाद एक स्ट्रक्चर निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होगी उसमें जो सीजेआई हैं उसके अलावा 4 और जो न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, वो जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। हाई कोर्ट के संबंध में आया था कि सीजेआई प्लस 2 और न्यायाधीश जिसको अपॉइंट करेंगे, जिसका नाम रिकमेंड करेंगे, वो क्या करेगा? इसकी अपॉइंटमेंट करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट के संबंध में प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट को लेकर कॉलेजियम सिस्टम था। बाद में 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है 2014 में, और उसने क्या किया? एनजेएसी जो बनाया गया था सरकार के द्वारा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो
का कमीशन बनाया गया था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। वर्तमान में कोलेजियम के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया गया इसके अंतर्गत, तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है अंडर द कोलेजियम सिस्टम द गवर्नमेंट कैन रिटर्न रिकमेंडेशन वंस फॉर रिकंसिडरेशन। कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत मान लीजिए किसी का नाम रिकमेंड किया गया कोलेजियम के द्वारा, तो क्या प्रेसिडेंट ने वापस कर सकता है, सरकार वापस कर सकती है? नहीं। ठीक है, सॉरी क्या कह रहा है कि कोलेजियम जो सिस्टम अंडर द कोलेजियम सिस्टम द गवर्नमेंट कैन रिटर्न रिकमेंडेशन फॉर वंस ऑन रिकंसिडरेशन। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 और 3। एडिशनल अगर हम कुछ इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सारा हमने यहाँ पर देखा जो मेंस में आर्टिकल आया था। साथ ही अगर आप देखोगे तो एडिटोरियल में कई बार इसके संबंध में चर्चा की गई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसके बारे में सबरीमाला पे निर्णय को लेकर यहाँ पे था, इसको जल्दी से करेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल में जो 9 जज की पीठ थी, उन्होंने 2018 में सबरीमाला का जो फैसला था उसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई तय की है कि 2018 में जो याचिका लाई उसकी सुनवाई कब होगी? 7 अप्रैल को होनी है। ठीक है, तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्या हो जाता है कि सबरीमाला मंदिर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबरीमाला मंदिर केरल के पश्चिम घाट में स्थित है और केरल में एक टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, तो पेरियार टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे कौन से भगवान को समर्पित? तो भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव और भगवान मोहिनी मतलब विष्णु का स्त्री अवतार का पुत्र माना जाता है, शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे इस मंदिर से जुड़ी हुई बात है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, मामला क्या था यहाँ पे? मामला ये था कि जो परंपरा चली आती है उसके अकॉर्डिंग 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की जो महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। ठीक है ना, इसके बाद अगर इसका मतलब कि देखिए अब भगवान आस्था का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट में केरला जो हाई कोर्ट है उसमें सबसे पहले चुनौती इसको लेके आई थी, है ना। केरला हाई कोर्ट ने इसको सही ठहराया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि समानता के अधिकार खिलाफ है। तो इस तरह का जो मामला डेवलपमेंट इसके संबंध में होती रही। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये ऑप्शंस है उसको आप देख सकते हैं। तो 2018 जजमेंट अलाउ वुमेन फॉर ऑल इंटर द सबरीमाला टेम्पल। 2018 के निर्णय ने सभी आयु की महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश की अनुमति दी थी, करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन रूल 3B केरला हिंदू प्लेस पब्लिक वर्शिप एक्ट। इसको प्रोटेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो इस एक्ट को, केरल का जो एक्ट है उसको क्या किया था? निरस्त कर दिया था। उसका आर्टिकल जो 3B है उसको निरस्त कर दिया था। तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है ना। 4-1 से बहुमत दिया गया था और उन्होंने कहा था कि आयु के आधार पर जो महिलाओं का भेदभाव किया जा रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उन्होंने 3B को हटा दिया था। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, द 2018 वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड अनोनिमसली बाई 5 जज ऑफ बेंच। तो 9 जज के द्वारा 5 जज के द्वारा इस बेंच ने डिसीजन लिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 जज में 4 और 1 का डिसीजन था, मतलब 4 ने इसके फेवर में डिसीजन दिया था, 1 ने इसके खिलाफ डिसीजन दिया था। तो 1-2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अगला जो आर्टिकल है ग्रेट निकोबार को लेकर, ग्रेट निकोबार में सरकार 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा रही है। बेसिकली 81,000 इसकी वो हो गई है। अब ये न्यूज में क्यों आ रहा है कि अगर आप देखोगे NGT है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने कहा कि जो अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि सामरिक दृष्टि या स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट तो है ना, लेकिन इसका इन्वायरमेंटल जो लोकेशन प्रोटेक्शन वह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें सही तरीके से काम करने की आवश्यकता है। अब इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे 166 किलोमीटर स्क्वायर का पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर पूरा जो आइलैंड है 910 किलोमीटर का है। ठीक है, और इस पूरे आइलैंड में अगर आप देखो 130 स्क्वायर किलोमीटर पेड़ पौधे लगे हैं। अब इस प्रोजेक्ट में लगभग 10 लाख पेड़ों की कटाई होनी है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो टॉपिक है ऑटोमेटिकली न्यूज में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें बनेंगे क्या? तो अगर आप देखो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेंगे, है ना, बहुत सारे मिलिट्री बेसेस बनेंगे, तो बहुत सारी चीज़ इसमें होनी है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनेंगे। ठीक है, अब अगर लोकेशन देखो तो लोकेशन से आपको समझ में आएगा क्यों इम्पोर्टेंट। अगर आप देखो अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है, तो अगर आप देखोगे तो अंडमान 2 भागों में मेनली आपको देखने को मिलेगी, नदर्न अंडमान मतलब इसी अंडमान और ये निकोबार। तो अंडमान में आप सबसे नॉर्थ है, आपको नॉर्थ अंडमान देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, नॉर्थ अंडमान का पार्ट है। फिर मिडिल अंडमान आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको लोअर अंडमान देखने को मिलेगा। ठीक है ना, फिर आपको लिटिल अंडमान बीच में देखने को मिलेगा। अब अगर आप देखोगे कि जो 11 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान और अंडमान के बीच में है।
लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बैरन आइलैंड और यहाँ पर आपको नारकोंडम आइलैंड देखने को मिलेगा, सॉरी वॉल्केनो देखने को मिलेगा, ठीक है। निकोबार में अगर आप देखो तो ग्रेट निकोबार है और ये कार निकोबार, तो ये सारे रीजन अगर आप देखोगे बिलोंग करते हैं किसको, यहाँ पर निकोबार को, ठीक। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा जाननी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने यहाँ पर देख लिया। अब अगर आप देखो कि भारत की लोकेशन अगर आप देखो तो जैसे भारत का मैप अगर आपने देख रखा है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर मलक्का स्टेट है। तो अगर भारत यहाँ पे प्रॉपर बेस अच्छा इंपॉर्टेंट बनाता है तो मलक्का स्टेट पर कंट्रोल रखना भारत के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द प्रोजेक्ट इंक्लूड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गलथिया बे। गलथिया जो खाड़ी है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने वाला है। अब गलथिया भी की लोकेशन अगर आप दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे इस लोकेशन में अगर आप देखो गलथिया वे है और यहाँ पे गलथिया नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इशू बन सकता है इसको लेके। दूसरा अगर आप देखो, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर कि इट इज़ लोकेटेड नियर द स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का स्टेट के पास यहाँ पर स्थित है, जिसमें सामरिक महत्व स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जिसका है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी कंप्लीट है। दिस द एंटायर आइलैंड लाइज आउटसाइड एनी बायोस्फीयर रिजर्व। पूरा जो द्वीप है किसी जैव मंडल और जो इससे बाहर है। तो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखोगे एलिमिनेट हो जाती है। अगला जो टॉपिक है वो मालाबार पाइड हॉर्नबिल को लेके है। मालाबार पाइड हॉर्नबिल को लेके, अब देखता हूँ मैंने फ़ोटो आई थिंक इसमें मैंने दी थी, शायद इसमें मिस कर गई फ़ोटो। चलिए, तो जो हॉर्नबिल है उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल था, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या न्यूज में था, आखिर न्यूज में ये क्यों था और क्यों हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है, किसने जो कहाँ गया मैं क्वेश्चन, हाँ, छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इसको बढ़ावा देने के लिए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट स्थापित करने या 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश करने का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया जिसने छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ले। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें, ठीक है। अब हैबिटेट अगर हम देखें तो हैबिटेट इसके किस टाइप के फॉरेस्ट में पाया जाता है, एवरग्रीन। अगर हम बात करें सदाबहार, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में इसका जो हैबिटेट है ये देखा जाता है। और इसके हैबिटेट की खासियत ये है कि जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं ना, उसके आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पे आपको वेस्टर्न घाट्स में या पश्चिमी घाट में आपको यह देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी हिमालय है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। नेपाल में, सतपुड़ा हिल्स में, श्रीलंका में इस जगह पे इसका वितरण देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये एक तरह का ओमनीवोरस होता है, मतलब मांसाहारी शाकाहारी दोनों टाइप का जो भोजन होता है वो ग्रहण करता है, ठीक। आयुसीएन के बारे में बात करें तो आयुसीएन में इसे नियर थ्रेटन कैटेगरी में रखा गया। मतलब खतरा तो है लेकिन अभी पूरी तरह से लॉस नहीं हो रहा है। खतरा किस बात का, तो हर एक जीव जंतु का जो उसका हैबिटेट होता है उसका लॉस होता है। हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है, खराब हो रहा है, तो इसका लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। अब यहाँ पे किस नेशनल पार्क में छत्तीसगढ़ ने ये चीज़ शुरू की है, तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ के जो सीता नदी और उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर इसको प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। अब ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, किस नदी के डोमेन में आता है, तो महानदी के डोमेन में आता है, ठीक है ना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें थी। स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं कि आयुसीएन में नियर थ्रेटन कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया, करेक्ट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हाँ नियर थ्रेटन है। इट इज़ फाउंड मेनली एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडुअस। मैंने आपको बताया कि एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। यह केवल अंडमान निकोबार में पाया जाता है, तो नहीं। मैंने आपको बताया कहाँ का, वेस्टर्न घाट में, हिमालयन फुटहिल में, उत्तर पूर्वी हिमालय में देखा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला टॉपिक हम हॉर्मुज स्टेट को लेकर यहाँ पे देखेंगे। हॉर्मुज स्टेट न्यूज में इसलिए है कि यहाँ पर कौन कौन से देश सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, ईरान के साथ चीन और कौन, रूस। ये तीनों मिलके इस वाले रीजन में मिलिट्री एक्सरसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पे, हॉर्मुज में, ठीक है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज मानी जाती है, हॉर्मुज जल संधि मानी जाती है। अब ये किसको किससे जोड़ता है, तो ये फारस की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ है, फारस खाड़ी और अरब सागर, ये गल्फ ऑफ ओमान अगर हम बात करें, अरब सागर इधर है और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ता है कौन सा, ये रीजन। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कि कौन कौन से वाटर बॉडी को जोड़ता है फारस की खाड़ी। दूसरा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि आप ये ध्यान रखें कि कौन कौन से बॉर्डर यहाँ पे बनते हैं किस किस देश के बॉर्डर, जैसे ओमान है, ठीक है ना। इसके अलावा ये यमन है लेकिन यमन का बॉर्डर नहीं बनता इससे, ठीक है ना। ओमान है, यूएई है, कतर है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है,
बहरीन है। तो ये जो फारस की खाड़ी वाले रीजन को कनेक्ट करते हैं। अब ये जो फारस खाड़ी वाला रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक पता होगा, आपको नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ कि अगर आप देखो ना ग्लोबली 30% जो लिक्विड जो गैसेस होती हैं वो इस रूट से पास होती हैं इस रीजन में, अगर आप देखोगे, है ना। दूसरा कि लगभग 25% पेट्रोलियम ऑयल इसी रीजन से पास होती है। चाहे सऊदी अरेबिया के बारे में बात करें अगर हम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सारी ऑयल वाली कंट्रीज हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई, ओमान है, तो इन सब का तेल इसी रूट से पास होता है। तो यहाँ पर प्रयास ये कर रहा है कि जो ईरान का डोमिनेंस है, ईरान, चाइना और रशिया का बना रहे, यूएस का जो डोमिनेंस है काउंटर किया जाए, ये सब यहाँ पे प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। इस वजह से ये लोकेशन न्यूज़ में आ गई। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है तो हमने यहाँ पर देख लिया। झगड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी झगड़ा नहीं पूछेगा किसी का। चलिए ऑप्शन यहाँ पे कि कनेक्ट द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नियरली यहाँ पे कैसे करेक्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ फिर से एक बार देखिए कि जो ये फारस की खाड़ी है ये वाली, ठीक है ना, ये गल्फ ऑफ ओमान है, इन दोनों को ये जोड़ रहा है ये वाला स्टेट, ठीक है ना। चलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है विश्व का 1/4 तेल व्यापार होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, 25% ऑयल का व्यापार होता है, 1/4 कहलाएगा। इट लाइज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, ये ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच स्थित है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ है ना ये इनकरेक्ट यहाँ पे मानी जाएगी। ठीक है, ये इनकरेक्ट क्यों यहाँ पे मानी जाएगी, तो यहाँ पे अगर आप देखो कहाँ गया, अब देखिए ये जो लोकेशन है ना ये ईरान और ओमान के बीच में है। ठीक है ना, ईरान और ओमान के बीच में है। ठीक है, ईरान ये हो गया, ओमान ये हो गया। तो जो सऊदी अरेबिया की लोकेशन यहाँ पे है, तो ये पर्शियन का जो गल्फ ऑफ जो पर्शियन उसमें तो कनेक्ट करता है, लेकिन ये जो स्टेट है ना उसको कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फ्रांस को लेकर न्यूज में था। फ्रांस और इंडिया के बीच में अभी एग्रीमेंट हुआ है, किस चीज़ को लेकर यहाँ पे बात हो रही है, किस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है। तो रिसेंटली इंडिया और फ्रांस ने क्या किया, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया 10 साल के लिए। और ये 6ठा डायलॉग था, 6th डायलॉग भारत के बीच में। वो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया, बेंगलुरु में कंडक्ट किया गया। तो एक तो वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है। अब जो फ्रांस है उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप सबसे पहले आ जाइए मैप में। अब फ्रांस की लोकेशन आप बढ़िया आराम से देखिए, तो स्पेन से बॉर्डरिंग करता है वेस्ट में। दूसरी कंट्री यहाँ पे इटली है। अगर आप देखें इटली कैपिटल क्या है बताइए, स्पेन की कैपिटल क्या है, स्पेन की मैड्रिड है आई थिंक, है ना। और इटली की क्या है, इटली की कुछ अच्छी कैपिटल मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। अब ये है यहाँ पे स्विट्जरलैंड कैपिटल आपको बर्न देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी इसकी लोकेशन को टच करता है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जर्मनी देखने को मिलेगा जो फ्रांस को बॉर्डर करता है। छोटा सा देश लग्जमबर्ग फ्रांस को बॉर्डर करता है, बेल्जियम करता है। ठीक है ना, और तो कितने देश हो गए, 7 जो देश हैं वो कनेक्ट करते हैं। पहला कनेक्ट करता है बेल्जियम कनेक्ट कर रहा है, लग्जमबर्ग कनेक्ट कर रहा है, 2 हो गए, जर्मनी हो गया 3, स्विट्जरलैंड हो गया 4, इटली हो गया 5, स्पेन हो गया 6, और एक छोटा सा देश अंडोरा, ये भी यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेन और फ्रांस के बीच में है, और ये भी कनेक्ट करता है किसको, अगर आप देखोगे फ्रांस की बॉर्डर को। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने देख लिया, कोर्सिया, और अगर आप देखोगे फ्रांस की जो क्रांति आपने देख रखी होगी, सब यही संबंधित है। तो ये आपने इसके बारे में यहाँ पे देख लिया। फ्रांस की जो इंपॉर्टेंट नदी है तो आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी जब आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, सीन रिवर इसको बोला जाता है। और लॉयर जो रिवर है, लायर नदी, झूठी नदी, लायर नदी इसको बोला जाता है। और कुछ माउंटेन है आपको फ्रांस में देखने को, जैसे आल्प्स माउंटेन का विस्तार आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। जूरा जो माउंटेन है इसका विस्तार आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, नॉर्थ जो आल्प, और साथ ही पेरेनीज जो है उसका भी विस्तार आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रांस से भारत ने राफेल भी खरीदा है। तो ये सारी फ्रांस को लेके हमने न्यूज यहाँ पर देखी। ऑप्शन है कि फ्रांस बॉर्डर स्पेन एंड जर्मनी, स्पेन और जर्मनी से फ्रांस सीमा लगती है, करेक्ट है। फ्रांस की जो सीन नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो सीन रिवर है कि भूमध्य सागर में गिरती है नहीं गिरती, है ना। तीसरा जो ऑप्शन है पेरेनीज जो पर्वत है फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो पेरेनीज जो पर्वत है क्या बना रहा है, नेचुरल सीमा बना रहा है। तो 1 और 3 तो करेक्ट हो गए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे डाउट में हो गए, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि द सीन ड्रेन इनटू द इंग्लिश चैनल, मतलब कि इंग्लिश चैनल किधर है, अगर आपको मैप यहाँ पे देखें तो मैप में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश चैनल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं इसे हटा देता हूँ। तो ये वाला जो रीजन है ना ये इंग्लिश चैनल है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सीन नदी यहाँ पे गिरती है, ना कि भूमध्य सागर। तो मेडिटेरियन सी ये है तो यहाँ पे नहीं गिरती बल्कि इस साइड गिरती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखा
सही आंसर 1 और 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लेक विक्टोरिया के बारे में न्यूज है। लेक विक्टोरिया के लिए क्या न्यूज है? लेक विक्टोरिया का जो वाटर है वो कंप्लीटली ग्रीन हो गया है, हॉन्टिंग ग्रीन उसे बोला जाता है, भूतहा ग्रीन अगर हम बोले तो भूत जैसा कहते हैं, डरावना ग्रीन कलर यहाँ पे हो गया है, इस वजह से न्यूज में आ गया। अब इसकी लोकेशन अगर आप देखो, अब इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो ये लेक विक्टोरिया है। अफ्रीका का मैप अगर आपने कुछ इस तरह का देख रखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रेट विक्टोरिया देखने को मिलेगी। अब ग्रेट विक्टोरिया में युगांडा बॉर्डर करता है, केनिया बॉर्डर करता है और तंजानिया बॉर्डर करता है। तो ये 3 देश अगर आप देखोगे, एक तो युगांडा ये हो गया, केनिया यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे तंजानिया। तो इन तीनों के बीच में आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अब इसके नॉर्थ में आपको 2 और लेक मिलेगी, लेक तुर्काना है और लेक अल्बर्ट है, ठीक है ना। तो ये जो लोकेशन है लेक्स की इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। लेक अल्बर्ट है नियर में, लेक तुर्काना है और लेक विक्टोरिया है। लेक जो तुर्काना का आपको कीनिया में देखने को मिलेगी, अल्बर्ट है लेक युगांडा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ में था। अगर हम बात करें इसको, इसी में आपको वो कौन सा फॉल है दुनिया का सबसे बड़ा, वो भी आपको देखने को आई थिंक मिलता है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। साथ ही इक्वेटर जो है इससे गुजरता है, ठीक है ना। और जो लेक सुपीरियर है, अगर हम बात करें तो लेक सुपीरियर के बाद जो नॉर्थ अमेरिका में सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पृथ्वी की मानी जाती है, कौन सी लेक? लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। कल हमने मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरियन, टेरियो लेक के बारे में देखा था। आज हमने अफ्रीका की जो लेक है इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया। स्टेटमेंट है कि इट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड ऑफ सरफेस एरिया। तो अगर हम देखा अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है ही, और सरफेस में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, द लेक इज क्रॉस्ड बाय द इक्वेटर, इक्वेटर के द्वारा लेक को क्रॉस किया जाता है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, द नाइल रिवर डायरेक्टली फ्लो इनटू द लेक विक्टोरिया, नाइल जो रिवर होती है डायरेक्टली लेक इसमें फ्लो करती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाए। जो कागेरा रिवर है ना, वो इससे डायरेक्टली जुड़ी हुई है। कौन सी रिवर है? कागेरा, कागेरा रिवर, KAGERA, कागेरा रिवर, ठीक है ना। चलिए, ये एक तरह का चीफ रिजर्वायर है नाइल रिवर का, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां 8वां क्वेश्चन है, टाइडल जो फ्लड है उसको लेके यहाँ पे आर्टिकल है। टाइडल फ्लड को लेके आर्टिकल क्यों आया? बेसिकली अगर आप देखो, इसको लेकर जो केरला सरकार में है वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिली है। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, राज्य द्वारा एक राज्य के लिए आपदा डिक्लेयर कर दिया गया है। किसको? टाइड जो कहते हैं ना कि क्या, टाइडल जो फ्लडिंग है, ठीक है। अब स्टेटमेंट यहाँ पे बनना है, पहले तो किसने घोषित किया? तो केरल राज्य ने घोषित किया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, टाइडल फ्लडिंग ऑकर मेनली ड्यू टू द साइक्लोन इंड्यूस स्टॉर्म सर्ज, जब चक्रवात जनित तूफानी लहरें आती हैं तब ज्वारी बाढ़ आता है। टाइड मतलब क्या? अगर आप देखोगे इस तरह की जो फ्लो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। टाइड, लोअर टाइड, हाई अपर टाइड आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा जब चक्रवात आते हैं। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सनी डे फ्लडिंग, सनी डे मतलब कि धूप के दौरान टाइड आना, इसको यह भी बोला जाता है, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर टाइडल फ्लडिंग एज ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। केरला जो है उसने क्या किया है, ये उसने ज्वारी जो बाढ़ है उसको आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। तो 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। टाइडल फ्लडिंग कॉज्ड बाय द हाई टाइड्स, फुल न्यू मून साइकिल, विंड ऑफशोर स्टॉर्म, ठीक है ना, नेसेसरी बाय द साइक्लोन। तो अगर आप देखो फुल मून की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये कौन सा, ये वाला टाइप, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चेरेक्स स्पैनाउ, ये क्या है? बेसिकली अगर आप देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। इराक में एक कल्चर है, इराक में बेसिकली एक सभ्यता है, उसकी खोज यहाँ पे हुई है। इराक के रेगिस्तान में चेराक्स स्पैसिनो जो शहर था वो आखिर मिल गया है ढूंढने पर, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे खोज हुई है? कहाँ पे? अगर देखोगे इराक में, ठीक है। इराक की लोकेशन चलिए आपको दिखा देती है मैप में, आई थिंक होनी चाहिए इराक की लोकेशन, आप देख लीजिए। इराक वेस्ट में अगर आप देखो गाजा से बॉर्डर, इधर आपको सीरिया से है, इधर आपको इसका जो बॉर्डर है ये तुर्की है, तुर्की से भी लग रहा है, और आपको इधर ईरान से भी इसका बॉर्डर लग रहा है, इधर सऊदी अरेबिया से लग रहा है। तो ISIS वगैरह इराक में एक्टिव ग्रुप है, यहाँ के माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ का बहुत पुराना शहर मेसोपोटामिया वगैरह सभ्यता भी आपको इराक में ही देखने को मिलेगी। हेलेनिस्टिक जो आर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस जब ये चराक्स स्पैसिनो जब शहर हुआ करता था वहीं पर अगर आप देखोगे हेलेनिस्टो जो कला है उसका डेवलपमेंट हुआ था। सिकंदर भी इस रीजन में आया था। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया कहाँ पे है, इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द हेलेनिस्टिक पीरियड।
यह हेलेनिस्टिक काल के दौरान स्थापित किया गया था। सिकंदर महान संबंधित है, करेक्ट है। इट लेटर बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ चारसिना अंडर हाइस्पोसियन के अधीन चेरेसिन राज्य की राजधानी बना, चेरेक्सिपासिनु, करेक्ट है। तीसरा, इट पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट डिक्लाइन विद द राइज ऑफ ससानियन एम्पायर। जब ससानियन एम्पायर की इमरजेंस हुआ तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, इसका जो इंपॉर्टेंस है कम हो गया। ये भी स्टेटमेंट अगर देखें करेक्ट हो जाएगी, 1-2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब पीडीएफ कैसे प्राप्त करना, देखिए ये जो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसको हम क्यों मतलब इसका खींचने से मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में कहाँ संबंधित है बस इतना ही पूछा जाएगा। उसके लिए मैंने आपको सफिशिएंट कंटेंट बता दिया। जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमने काफ़ी डिटेलिंग की, जैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके हो गया, फिर चाहे अगर आप यहाँ पे ग्रेट निकोबार